12वीं के 2024 के लिए 12वीं के परीक्षा में जो बच्चे बैठने वाले हैं उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। हम 10 सेटों का सीरीज आप लोगों को दे रहे हैं और उसमें हम 70 का 70 नंबर लगा करके देंगे, 70 का 70 नंबर लगा करके देंगे। और आज जो सेट नंबर 2 है, ये भी 2 है। यदि पढ़ाई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो लाइव क्लास पर 5:30 6:30 बजे लाइव क्लास पर रोज जुड़ जाए। 6:30 बजे बाहुबली फिजिक्स क्लासेस पर को सब्सक्राइब करिए और 6:30 बजे क्लास पर आइए थ्योरी के लिए। उसमें भी हम 70 का 70 नंबर लगा करके देंगे और बहुत आसान शब्दों में एकदम। देखिए, आप देखिए अगला जो पहला ऑब्जेक्टिव सेट 2 का क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। पढ़े हैं थ्योरी में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से बीटा बराबर होता है डी लैम्डा बटे क्या छोटी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यूनतम अस्थाई नाभिक होता है लोहा। न्यूनतम अस्थाई नाभिक कौन होता है? लोहा। Fe जिसकी परमाणु संख्या 26 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 56। तो न्यूनतम अस्थाई नाभिक कौन होता है मेरा बाबू? लोहा। अगला क्वेश्चन जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता घटेगी, प्रतिबिंब छोटा होगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता घटेगी, लंबाई घटाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। तो बी नंबर है सही। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, सभी पढ़े होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, गामा किरणें किसके समान होती है? गामा किरण पर कोई आवेश नहीं रहता। तो गामा किरणें किसके समान होती है? जिस पर कोई आवेश नहीं हो। किसके समान होती है? एक्स किरणों के। कैथोड किरण पर आवेश रहता है, अल्फा पर भी आवेश रहता है, बीटा पर भी आवेश रहता है। अल्फा पर प्लस आवेश रहता है, बीटा पर माइनस आवेश रहता है। और कैथोड किरणें पर कैथोड की सतह से निकलती है, इस पर ऋण आवेश है, लेकिन एक्स किरणों पर आवेश नहीं है। तो गामा किरणें समान होती है, किसके समान होती है? एक्स किरणों। आवेश की विमा क्या होती है? आवेश का सूत्र सभी जानते हैं, विद्युत धारा गुना क्या होता है समय। तो आवेश का विमा, धारा का विमा ए और समय का विमा क्या होता है टी। तो सही आंसर क्या होगा मेरा? ए टी। 1 वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। विद्युत विभव बराबर हम सूत्र जानते हैं, कार्य बटे क्या होता है? आवेश। तो विद्युत विभव का मात्रक जो है विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। इसका मात्रक है कार्य का जूल और आवेश का कूलम। तो जूल प्रति कूलम, नीचे इसका पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस। एक तप्त, अगला क्वेश्चन है एक तप्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तप्त तार एमीटर मापता है, क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान। एक तप्त तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान। किसी नाभिक से अल्फा कण किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तब परमाणु संख्या। देखिए एक अल्फा कण बाबू यदि उत्सर्जित होती है तो अल्फा कण चूंकि हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक जिसकी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या कितना होती है मेरा? 4 होती है। तो एक अल्फा कण निकलने का अर्थ है एक हीलियम का नाभिक निकलना, और एक हीलियम का नाभिक निकला तो इसकी परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होगी? 2 इकाई की। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर नमन कोण का मान क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तो नमन कोण का मान क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, वो परिवर्तित रहती है। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो नमन कोण का मान बढ़ेगी, और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर आएंगे तो नमन कोण का मान घटेगी। इसका क्या होगा? बढ़ती है। पी टाइप प्रचालक में कौन बहुसंख्यक होते हैं? किसकी अधिकता होती है? तो पी टाइप प्रचालक में होल। पी टाइप प्रचालक कैसे बनता है?
शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी की बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें यदि त्रिसंयोजी अपद्रव्य को मिलाते हैं तो 7, लेकिन इसका जो अष्टक होता है 8, एक इसका क्या रह जाता है, होल। इसको हम लोग होल कहते हैं, हिंदी में छिद्र कहते हैं, छिद्र कहते हैं हिंदी में, छिद्र छिद्र कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग, है ना, हिंदी में इसको छिद्र कहते हैं और इसको कोटर भी बोला जाता है। तो पी टाइप अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है? होल भी कह सकते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं, कोटर भी कह सकते हैं। तो छिद्र की अस्थायी अवस्था में, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अस्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस पर बल नहीं लगता? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबक पर तो बल लगेगा, है ना। आप जो है लॉरेंज का बल पढ़े हैं, लॉरेंज का बल कहता है क्या, जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गति करता, कौन? आवेशित कण। यदि आवेशित कण है और वह चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तभी उस पर बल लगेगा, अन्यथा बल नहीं लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर तो बल लगेगा ही, लेकिन आवेशित कण पर बल नहीं लगेगा। तो आवेशित कण क्या है? विद्युत द्विध्रुव, इस पर कभी बल नहीं लगेगा, है ना। अस्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस पर बल नहीं लगता है? तो विद्युत द्विध्रुव पर नहीं लगता है। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह कर रहे हैं और ये 10 सेट यदि करके जाते हैं आप लोग तो 70 नंबर लगेगा, बनाना है ओनली 35 नंबर आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, कौन सा अधिक बल का अनुभव करेगा? चुंबकीय क्षेत्र में वेग से प्रवेश कर रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -Q और प्रोटॉन पर आवेश +Q। तो ये समान वेग से यदि प्रवेश कर रहा है तो आवेशित कण है, प्रोटॉन भी आवेशित कण है प्लस, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है माइनस। तो दोनों पर कैसा बल लगेगा? समान बल लगेगा। क्यों? क्योंकि लॉरेंज कहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण यदि आता है उनके लिए कोई शर्त नहीं था, कोई शर्त नहीं है कि कौन आवेश रहे, सिर्फ उनके आवेशित कण चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दोनों पर तो समान बल लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों पर समान बल लगेगा, प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रॉन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम होता है ना। जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक को ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारावाही चालक को ले जाते हैं तो चालक के द्वारा बल जो अनुभव करेगा, बल अनुभव करता है, उस स्थिति में धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा जो ये अधिकतम बल का अनुभव करेगा? सभी पर है 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, तो π/2। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस पर उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? साइक्लोट्रॉन में सिर्फ धन आवेशित कण, जो धन आवेशित कण रहता है साइक्लोट्रॉन द्वारा सिर्फ धन आवेशित कणों को ही त्वरित किया जाता है, ऋण आवेशित कणों को नहीं। तो जो धन आवेशित कण है, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है इसमें, लेकिन ये माथा में आप लोग रख ले, जो धन आवेशित कण है और जो अधिक है, प्रोटॉन से अधिक कौन? अल्फा कण है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। प्रोटॉन भी उच्च ऊर्जा उत्पन्न करेगा, लेकिन इससे भारी हमारा क्या? अल्फा कण है। तो धन आवेशित जो कण है वही अधिक बल का अनुभव करेगा। तो इसमें सही आंसर कौन होगा? अल्फा कण। किसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक धनात्मक? देखिए यहां पर हमको फंसा रहा है क्वेश्चन, किसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक और धनात्मक? धनात्मक बहुत अधिक और धनात्मक होती है ना, सही है, बहुत अधिक और धनात्मक होती है। तो किसकी होती है? लव चुंबकीय पदार्थ की। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था किसकी चुंबकशीलता ऋणात्मक, बहुत अधिक तथा ऋणात्मक होती है, ऐसे था, बहुत अधिक तथा लिखने में मिस हो गया, ऋणात्मक होती है ना।
चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बहुत सारा ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा जो गौर से पढ़ करके उसका आंसर देना पड़ता है। किसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक, ऋणात्मक। यदि चुंबकशीलता अधिक होगा तो ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होती है ना। तो चुंबकशीलता अधिक होगा तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं। लेकिन ऋणात्मक दिया है, बहुत अधिक है तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, इनमें कोई नहीं। समझ गए होंगे यहाँ तक। यदि पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर करके आप लोग 6:30 बजे लाइव क्लास पर आए। वहां बहुत सरल एवं सटीक तरीके से एक बार ऐसा थ्योरी समझाएंगे कि आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ऐसा समझाएंगे, थ्योरी से भी 35 नंबर हम दिला करके रहेंगे, लेकिन लड़ाएंगे 70, लेना आपको 35। देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पढ़े, लौह चुंबकीय पदार्थ 3 ही पदार्थ को कहा जाता है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता। तो सही आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी जो है पूछा जा सकता है, लौह चुंबकीय पदार्थ किस अवस्था में नहीं पाया जाता? तो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किसमें भंवर धाराएं का उपयोग नहीं किया जाता? देखिए, विद्युत ब्रेक में तो करते ही हैं, प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग पढ़े होंगे। विद्युत ब्रेक में इसका उपयोग करते हैं, प्रेरण भट्टी में भी करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? ट्रांसफार्मर में भंवर धारा को और कम किया जाता है ना। यही कारण है ट्रांसफार्मर का क्रोध परतदार बनाया जाता है। देखिए, सभी क्वेश्चन लड़ने वाला है, कैसे पूछेगा? तो ये थ्योरी अच्छा से आप लोग पढ़िए, लाइव क्लास पर 6:30 बजे जुड़िए। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर? कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कभी प्रतिरोध पर नहीं निर्भर करेगा, है ना। लपेटों की संख्या बढ़ाएंगे तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगा, पर जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो लपेटों की संख्या बढ़ाने पर विद्युत वाहक बल बढ़ता है, फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध पर कभी निर्भर ये नहीं करता। तो सही आंसर है नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, 2 कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक L है, और आगे कह रहा है यदि दोनों L है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यदि दोनों बहुत दूरी से पृथकीकृत हो तो संयोजन का स्वप्रेरण होगा। कितना? L होगा इसका। ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्गत विभव निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता। देखना किस पर? तो द्वितीय कुंडली की लपेटों की संख्या पर तो निर्भर करेगा ही। निवेशी वोल्टा पर भी, निवेश जितना करेंगे वोल्ट उस पर तो निर्भर करेगा ही। लपेटों, कोई भी लपेटा की संख्या इस पर निर्भर करेगा, चाहे प्राथमिक हो द्वितीयक हो। तो ये सभी तो सही है। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर। कौन सा समतल तरंगाग्र उत्पन्न नहीं करता? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, ऐसा भी पूछता है। कौन? कहा कि बहुत इनमें नहीं देता है, इसी कारण इस पर इनमें नहीं देता है, छोड़ देता है। तो जो है इसका तो सब 22 नंबर का कहना, कौन समतल तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र कब उत्पन्न होता है? जब प्रकाश की किरण किसी संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरती है तब गोलाकार रचना की रचना, हम बेलनाकार तरंगाग्र की रचना होती है। संकीर्ण छिद्र रहेगा तो होगा। बिंदु स्रोत तो नहीं, फैला हुआ भी नहीं होगा, एक वर्णीय भी नहीं होगा। तो क्या होगा? इनमें कोई नहीं। समतल तरंगाग्र तभी उत्पन्न होता है जब प्रकाश की किरण संकीर्ण छिद्र से, संकीर्ण छिद्र रहता तभी होता है। अब अगला, निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है। निर्वात में कुछ रहता है? आप लोग सभी जाने निर्वात में कुछ रहता ही नहीं है। तो इस पर तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, रंग कहाँ से आ गया? उसमें है ही नहीं। निर्वात एक ऐसे स्थान होता है जहां कुछ भी नहीं, यहां तक कि वायु भी नहीं। ये भी क्वेश्चन में आंसर सही होगा क्या? इनमें कोई नहीं। कौन
आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता। आवर्धित, आवर्धित का अर्थ होता है वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब। तो कौन ऐसा है दर्पण या लेंस है जो आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता? उत्तल तो बनाता ही है, उत्तल लेंस। जब वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाएगा तो उत्तल आवर्धित बनाएगा, अवतल नहीं बनाता है। अवतल दर्पण तो बनाता है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो आवर्धित बनाता है। इसका सही आंसर अवतल लेंस होगा। आवर्धित निकाय करा उत्पन्न नहीं करता, तो अवतल लेंस नहीं करता। प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को किससे ज्ञात करते हैं हम लोग? उसके आयाम से। उसके आयाम से प्रकाश की तीव्रता को किससे ज्ञात करते हैं? उसके आयाम से। दो समतल दर्पण को कितने के कोण पर रखा जाए कि उसके द्वारा 5 प्रतिबिंब प्राप्त? कितने के कोण पर रखेंगे तो 5 प्रतिबिंब बनेगा? तो ये सही आंसर कितना? 60। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तब कहा इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य और प्रोटॉन के तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। याद रखना है कितना होगा? √1840। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तब इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य और प्रोटॉन के तरंगदैर्घ्य का अनुपात पूछ रहा है, तो √1840। निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, अधिकतम है ना, तो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन, किसका होगा? फोटॉन का अधिकतम होता है तरंगदैर्घ्य। जब 29 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, ग्लास स्लैब में जाने का अर्थ है उसका वेग कमेगा। प्रकाश की किरण बिजल से सघन में जा रहा है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? समान है तो f/2। ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर साहब क्या कहते? ध्रुवन कोण के आपतन कोण की स्पर्श दिया, ध्रुवन कोण के आपतन कोण की स्पर्श दिया उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ये ब्रूस्टर का नियम है। ध्रुवन कोण के आपतन कोण, ध्रुवन कोण के आपतन कोण की स्पर्श दिया उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, फिर आगे भी चलते हैं हम लोग फिर अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम चलते हैं, देखते हैं किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? सभी जानते हैं गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह कितनी होती है मेरा? अनंत। अगला देखिए, उत्तल लेंस के उपरार्ध, मतलब एक उत्तल लेंस है जिसके उपरांत, उपरांत का अर्थ होता है ऊपर के भाग को काले रंग के पेंट से रंग दिया जाता है ना, दिया जाता है, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या आधी हो जाएगी। रंगा हुआ तो इससे किरण जाएगा ही नहीं, प्रतिबिंब तो पूरा बनाएगा लेकिन जो है प्रतिबिंब की तीव्रता जो है, चमक जो होता है वो कम जाएगा। अगला, दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो 4:1। 4:1 की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? इसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा
तो ये होगा 4:1। सही है, 4:1। एक उत्तल लेंस जिसका अपर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस डुबाया जाता है तो उस लेंस की फोकस दूरी, अपर्तनांक दोनों का सेम हो और उसमें डुबाया जाए उसे माध्यम में, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है मेरा, अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी। विद्युत परिपथ के किसी बिंदुओं पर किरचॉफ का नियम सभी पर है। विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा को धनात्मक, जाने वाली धारा को ऋणात्मक। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग मेरा क्या होता है, किरचॉफ के नियम के अनुसार शून्य होता है, संधि नियम में है। किलोवाट घंटा मात्रक है, सभी जानते हैं ऊर्जा का। और एक ये भी याद रखना, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसको हल करेंगे, इसको हल कैसे, 1 किलो में कितना वाट होता है, 1000 वाट के 1 किलो में कितना वाट, 1000 10⁻3 वाट। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड। इसको हल कर लीजिए तो ये आएगा कितना, 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो, 3 2 5, 36 और गुना हो जाएगा 2 और 3, 3 2 5 जीरो, और क्या, वाट इंटू सेकेंड। अब इधर से एक के बाद दशमलव, तो एक बढ़ेगा, 1 जीरो, वाट इंटू सेकेंड बराबर होता है। तो याद रखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जो है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की ओर रुख करते हैं। तो क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है, v²/r। लेंज के नियम से क्या मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन रिप्ले हुआ है एग्जाम में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण का नियम प्राप्त होता है, सही है। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो क्षेत्रफल, चल कुंडली में 2 अवतल ध्रुव खंड होता है, नॉर्थ और साउथ, है ना, जिसके बीच एक कुंडली लटकी हुई होती है। तो इसके क्षेत्रफल को यदि बढ़ा दिया जाए तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। ये वाला बीच के क्षेत्रफल को, फेरों की संख्या बढ़ाकर नहीं, चुंबकीय प्लस बढ़ाकर नहीं, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ठीक है। किसी कुंडली की स्वप्रेरकत्व की माप होती है विद्युतीय जड़त्व की। स्वप्रेरकत्व की माप किससे होती है, विद्युतीय जड़त्व की। अगला क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक, अगला क्वेश्चन ही नहीं है, 43। LCR परिपथ की आवृत्ति होती है, कितना होता है, तो F बराबर, सभी पढ़ेंगे, F बराबर 1/2 पाई √LC। F बराबर 1/2 पाई √LC। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान तो सभी जानते हैं, मुक्त आकाश को क्या सूचित करते हैं, एप्सिलॉन 0 से। तो इसका जो मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 और वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और प्रति वर्ग मीटर। ये मात्रक भी दे सकता है, इतना तो मान होता ही है इसका, या ये मात्रक नहीं दिया तो यहाँ फैराड प्रति मीटर देगा इसका मात्रक, ये भी याद रखना है। 64 बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, 64 बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता मेरा 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रिक याद रखना है, जितने बूंद रहे वह बूंद यहां निकाल लेना है। कितना बूंद था, 64। अब ये देखना हमको कि 64 जो है किसका क्यू, किस संख्या का क्यू है, 64 किस संख्या का क्यू देखना है ना। किस संख्या पर पावर 3 करेंगे तो 64 मिलेगा, तो 4 चौके 16, 16 चौकी 64। तो कहने का तात्पर्य है 4 का क्यू 64 है, तो जितने का क्यू आए 64, अब क्यू को हटा करके जितना का क्यू आया
अब Q हटा देना है। हटाने के बाद जो संख्या यहाँ बचा, जितना का Q 64 होता है वह संख्या सिर्फ ले लेना है और एक की धारिता जितना रहे वो देख लेना है। एक की धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैराड। तो 5 माइक्रोफैराड इसमें गुना कर देंगे तो 4 5 20 माइक्रोफैराड। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रिक बता दिए है ना। जितना बूंद रहे तो उसमें यह देखना है कि किस संख्या का Q वह संख्या होती है। जैसे 64 है तो 4 का Q 64, तो जिस संख्या का Q 64 होता हो वह संख्या ले करके एक बूंद की धारिता गुणा कर दें तो यही मिल जाएगा मेरा सही आंसर। तो ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा हो तो जो है आप लोग मेरे क्लास बाहुबली फिजिक्स क्लास पर आए और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाहुबली फिजिक्स क्लासेस में आप लोग प्रवेश करें। और हम रोज लाइव क्लास परीक्षा के लिए जो चुन कर क्वेश्चन लाए हैं 18 लॉन्ग और 120 शॉर्ट क्वेश्चन, सभी का हल 6:30 बजे लाइव क्लास पर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके सीधे बाहुबली फिजिक्स क्लासेस में प्रवेश करें।